घर घर की कहानी भाग 2। माँ पकौड़े की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। और सुनीता के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी। पिछले 2 सालों से जो करती आई है, उसे इतर नया रूप कैसे ले। सुनीता कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और क्या बन गई। राजेश भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में किसी ने कान भर दिए हैं। एक तो ऐसे ही राजेश मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ, फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चल कर बैठो, कहकर सुनीता सुन्न सा दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और राजेश को देख शांत पड़ गई। राजेश पानी पी रहा था। उसे यूं ही देखे थोड़ा क्रोध आ गया। यह क्या सुनीता तो अभी घर के कपड़ों में है, उसे नहीं चलना क्या? राजेश के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूं तो झक मारकर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया है। किंतु इस बार शायद मंथन मंगल भारी हो गया था और उबलते पानी के जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के बाद में अब होठों से शब्द निकलने का साहस बटोर लिया। राजेश ने धीरे से कहा, क्या यह है? तुम तैयार नहीं हो? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी? जाने के बाद काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं। आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो सुनीता? सोच समझ लो, आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर फिट आकर खड़ी हो गई। राजेश की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ? सुनीता अचानक से बोलने लगी। लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से यह आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। सब कुछ संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं अगर बहू कुछ बोल दे तो बदतमीज और हंसते रहो तो संस्कारी। माँ आग्नेय नेत्रों से सुनीता को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही कह रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। और राजेश अपनी सास की बात सुनकर आ गया कि कतई गलत नहीं है। सुनीता ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी। अभी चली जाऊंगी और अब दोबारा यह बेटी तुम्हारी देहरी पर नहीं आएगी। क्या हो गया? मन ही मन सोचता रहा। सुनीता तेजी से गई कमरे में, अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदाई, बिना किसी को देखे वह राजेश के पास आकर खड़ी हो गई। राजेश से बात ना की, घर आ गई।
आंखों ही आंखों में रात गुजार दी। उसने कठपुतली की तरह सारा काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ वक्त पर चलने लगा। अपमान और अपेक्षा के कुचक्र में सुनीता पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त सुनीता ने अपना हाथ काट लिया। गलती से, पर किसी ने उसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? सुनीता को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मल्लिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में धृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल के गाने और किसी की निगाहें में वह अब योग्य नहीं थी। वह विचित्र सी कामचोर, बदतमीज और बेकार थी। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया व सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो दूर की बात थी। उसे स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात में खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। सुनीता परेशान नहीं थी, अब उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? सुनीता ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है जो दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई इसका दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है, कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। राजेश ने रात में एक भी बार सुनीता से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह सुनीता से उम्मीद की थी, किंतु सुनीता तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हो? वह निकल गई। कि आखिर हो क्या गया है? राजेश भी उतना नहीं समझ पा रहा था। पति समझ रहे थे शाम को सुनीता नहीं लौटी। शाम होने लगी, उसको फोन किया जाने लगा और मायके में भी फोन किया गया, कहीं नहीं मिली सुनीता। उसने फोन नहीं उठाया। 8 बजे रात को वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उसके पति राजेश ने उसे पहली बार कहा, खाना खा लो। उसने कहा, मैं खाना खाकर आई हूँ, और कुछ न बोलकर करवट लेकर सो गई। उसके कंधे पर हाथ रखा तो परेशान मत करो कहकर सो गई। राजेश कहीं न कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। तो सुनीता ने कहा, मैं क्या करूं, आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी खड़ी उसे देखती रह गई। जिस सुनीता को पिछले 2 साल से अपना काम करा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए थे। राजेश तैयार होकर निकला तो सुनीता जा चुकी थी। राजेश ने हैरान होकर माँ से कहा कि सुनीता को हो क्या गया है,
कोई बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा था, यह कहकर कि वह तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है यह, न जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें बोलेगी। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ परेशान है सुनीता बहुत ज़्यादा। किसी बात को लेकर दिल ही दिल जल रही है वो। बोल रही हूँ तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात नहीं की। यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल रही हूँ, यदि तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं, एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। राजेश बिना नाश्ता किए ही निकल गया। सब कुछ सोचते हुए आज उसने पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा, जब सुनीता उसे बार बार फ़ोन करती थी और पूछती थी कब आएंगे आप, और वह जाकर फ़ोन लगा देती। जब वह मायके जाने के लिए पूछती तो राजेश हमेशा उसे डांट कर बात करता। क्या हुआ, सुनाओ, वहाँ जाने की रट लगा रखती हो, जाओ जल्दी से चली जाओ, फिर बताना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसके पसंद की चीज़ें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे कितना काम करती हो तुम, दिन भर काम का ताना देती हो। क्या घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तुम अकेले घर में काम कर रही थी? हर वक्त कहती हो काम करके थक गई। अरे मत करो काम, अगर इस चीज़ का बहाना बनाना है तो। सुनीता मौन हो जाती और वह उसके मौन को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचता, उसने सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। सबकी उंगलियों पर नाचती सुनीता आज उसे कठपुतली सी लगी। राजेश का सोच के समंदर में वह शायद स्वयं को मथ रहा था और उसके बाद उसके भीतर से विष और अमृत को अलग करने वाली मंथन प्रक्रिया का एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि उसे सुनीता की परेशानियों का सबब दिखने लगा और अपनी गलतियां भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोजाना 1 घंटा लग जाता था। आज वह ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। पर आज वह ऑफिस नहीं जाना चाहता था। अब वह जाना चाहता था दौड़कर सुनीता की ओर, उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उसकी जख्मी उंगली की तड़प से भी कहीं ज़्यादा तादाद में धड़कने लगा। वो पागलों की तरह सुनीता को फ़ोन करना शुरू किया। सुनीता का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कॉल सुनीता के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वह वहाँ मिले, किंतु यह क्या, वह तो वहाँ भी नहीं मिली। ऊपर से फ़ोन भी ऑफ। अब राजेश परेशान हो गया कि आखिर वह कहाँ गई। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा। राजेश जहाँ जहाँ वह जाती हर उस जगह पर ढूंढा, पार्लर में, मॉल में, मंदिर में, हर जगह। और उसकी फ्रेंड के नंबर जो उसके पास थे वहाँ भी फ़ोन करके पूछा, पर सुनीता का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर राजेश घर आ गया। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। राजेश ने लपक कर दरवाज़ा खोला। सुनीता ही थी। राजेश की जान में जान आई उसे देखकर, किंतु सुनीता के सामने आते ही वह अजीब हो गया।
उसमें उसे खींचकर गले लगाने की हिम्मत नहीं रही। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। घर में माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नज़रों से सुनीता को देख रहे थे। हर कोई राजेश से उम्मीद कर रहा था कि वह सुनीता से सवाल जवाब करे, तो कोई खुद ही फटना चाहता था। सब उसकी उपस्थिति में राजेश असहाय हो गया, कुछ नहीं बोल पाया वह सुनीता से। परंतु एक चीज वह महसूस कर रहा था कि अब उसे सुनीता से बात करनी ही होगी। सुनीता निर्विकार भाव से कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। राजेश जब कमरे में पहुंचा तो सुनीता सो चुकी थी। राजेश ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो वह दुखी व चिंतित नहीं, क्लांत सा लगा चेहरा। राजेश का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहलाए, पर ऐसा करने से वह जग जाती और वह चाहता तो था कि सुनीता को जगाकर बात करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज़ दूसरे के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतजार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए राजेश रात काटने के लिए तैयार था। अब उसके दिल में सवालों से ज़्यादा जवाब तैयार थे। प्रतीक्षा थी तो बस सुनीता के प्रश्नों की। किंतु राजेश जानता था सुनीता कुछ नहीं पूछेगी। इन्हीं विचारों में उलझे उलझे जाने कब राजेश की आंख लग गई। आंख खुली तो सुनीता बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही थी, मतलब सुनीता तैयार हो रही है। राजेश ने एक पल गंवाए बिना जोरों से तैयारी शुरू कर दी कि आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। सुनीता तैयार होकर जब घर से बाहर निकली, नीचे पार्किंग में राजेश गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। सुनीता को आता देख वह बाहर निकल आया और रास्ता रोककर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। सुनीता ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, बैठकर बात करते हैं। राजेश, मुझे देर हो रही है, जो बोलना है यहीं बोल दीजिए, यहाँ नहीं बोल सकता। काफ़ी कुछ है जो कहना जरूरी है, कहकर राजेश ने सुनीता को देखा। इस बार सुनीता ने राजेश को देखा। राजेश परेशान लगे उसे, शायद उसके लिए परेशान थे। पहली बार मन ही मन सोचने लगी, सुनीता की यह कैसे हो सकता है। राजेश की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र जैसे फालतू मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। सुनीता को देखा राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। सुनीता आश्चर्य से राजेश की ओर देखती रह गई। मशीन की तरह चलकर वह बैठ गई। दोनों रास्ते भर कोई बात नहीं की। दोनों पास के ही कैफे में पहुंचे। राजेश ने सुनीता से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है सुनीता, अब बताओ मुझे, कुछ परेशान सी लग रही हो, और इधर 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह। तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने कल, ना अपने घर गई थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ जाती हो। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।